हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज नेक्स्ट क्लास हम करने जा रहे हैं कुछ मतलब कि अलग है, ठीक है। दरअसल ये टॉपिक बहुत टफ है, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे, ठीक। बट यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने का, बस आप ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ठीक। देखिए डियर, मेरा पर्पज़ यही है कि वीडियो को भेजने का मतलब यह है कि कुछ लोग दिमाग में ये चलता होगा कि सर भेज रहे हैं यूट्यूब पे नया चैनल, तो मेरा कहीं ना कहीं दूर तक सोच है, मेरा आगे का भी है, ठीक। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए। मैं आप ही के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो दरअसल ये है कि अभी कुछ लोग ये लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट। दरअसल यहाँ ऑफलाइन सब्जेक्ट चलता है, ऑफलाइन सब्जेक्ट चलता है क्योंकि यहाँ इस पे जो है कि बाकी क्लासेस भी चलती हैं, बाकी क्लासेस भी चलती हैं, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर आप प्रयागराज से हैं या फिर और कहीं से, आप कहीं से भी आ जाइए, तो सभी सब्जेक्ट की फैसिलिटी यहाँ पे है, सभी सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आप अगर और भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ना है, तो आप आके यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ठीक। तो आइए, देर नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट का वीडियो इतनी बार देखते हैं, लेकिन वैसे भी आजकल कहाँ कोई पढ़ना चाहता है, बस खाली एंटरटेनमेंट का वीडियो रहेगा तो बहुत ज़्यादा देखेंगे, बट एजुकेशनल वाला बहुत बोर हो जाएंगे। 2 मिनट 1 मिनट देखेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे, बोलेंगे हम पढ़ लेंगे, ठीक, बोलेंगे हम पढ़ लेंगे। तो वो लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, जब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तब पता चलता है कि अरे यार उस टाइम पढ़े होते तो अच्छा होता, ठीक। तो आइए आज हम बात करते हैं। उस दिन हमने केमोथेरेपी के बारे में बताया था, केमोथेरेपी के बारे में बताया था कि केमोथेरेपी होता क्या है, ठीक। केमोथेरेपी होता क्या है और केमोथेरेपी का एक्शन क्या है, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट क्या है, और केमोथेरेपी पेशेंट के लिए क्या क्या केयर होते हैं, वो हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे आपका केमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में, ठीक। किसके बारे में? केमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में। तो केमोथेरेपिक ड्रग्स के अगर बात करें तो ये ड्रग्स ऐसी होती हैं, हमने जो कहा था कि ये ड्रग्स ऐसी होती हैं कि नॉर्मल सेल को भी किल या इनहिबिट करती हैं, ठीक। और उस दिन भी हमने सारी जो बातें बताई थी। तो आइए आज देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। केमोथेरेपिक ड्रग्स। तो देखिए केमोथेरेपिक ड्रग्स में आप ध्यान दीजिएगा, टाइप होता है, ठीक। टाइप ऑफ केमोथेरेपिक ड्रग्स में पहला है आपका सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक, सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक मेडिकेशन, ठीक। इसका मतलब यह है कि सेल डिवीजन जानते हैं आप लोग, सेल डिवीजन जानते हैं। जब हमारे शरीर में 2 डिवीजन होता है, ठीक। तो थोड़ा सा मैं सेल साइकिल के बारे में आपको बता दूं। सेल साइकिल के बारे में देखिए, इसमें सेल साइकिल ठीक, ये होता क्या है, हमारी बॉडी में 2 तरह का डिवीजन होता है, तभी बॉडी ग्रोथ करती है, चाहे वो क्वांटिटी में हो, ठीक। क्वांटिटी में ही ग्रोथ करेगी, तो क्वांटिटी में ही ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बेबी का एम्ब्रियो से ही, जैसे ही जाइगोट बनता है तभी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो अगर हम मतलब वहाँ से बात करें तो शुरुआत से तो पहले क्या, ठीक, स्पर्म आता है, ठीक, इधर से ओवम आता है, तो मिलते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक, क्या बनाते हैं, जाइगोट, जाइगोट बनाते हैं। तो अब ये जाइगोट 1 से 2 सेल बनेगा, ठीक, 2 सेल बनेगा, और 2 से 4 सेल बनेगा, ठीक, 4 सेल बनेगा, और 4 से 8 सेल बनेगा,
ठीक, 8 सेल बनेगा। ठीक, तो ऐसे 8 से 16, 16 से 32, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज एंड 8 सेल्ड स्टेज। अब ये 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 ये सेल बन कैसे रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन भी हो रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। सेल डिवीजन यानी जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है? सेल सिंथेसिस होता है। ठीक, साइटोकाइनेसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेशन एंड ये सब एक साथ होती हैं। ठीक, तो सेल साइकिल में ये सब होती हैं। अब ये सब स्टेज सेल साइकिल में होती हैं। तो देखिए मैं एक बार सेल साइकिल का ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए ये है सेल साइकिल के बारे में, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये है। अब इसमें जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है? एम फेज और यहाँ से इंटरमीडिएट फेज। ये होता है एम फेज, इंटरफेज। ठीक, अब इसमें भी क्या होता है? इसमें भी आपका देखिए सेल डिवीजन होता है, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है? G1 फेज और ये S फेज एंड G2 फेज। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो ये सेल साइकिल है। ये क्या है? सेल साइकिल। ये बताने का पर्पज ये है, ड्रग्स अभी हम बता रहे हैं। ठीक, तो सेल साइकिल जो होती है उसमें सेल के जितने भी मटेरियल होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है और डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है। ये सभी प्रोसेस क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब ये होता है कि सब ऐसा नहीं है कि आप बन जाइए तो फिर आराम करेंगे, फिर उसके बाद ये एक के बाद एक दूसरे आपस में सहसंयोजक मतलब एक साथ चलती हैं, एक साथ बनती रहती हैं, प्रक्रिया होती रहती हैं। तो ये सेल साइकिल ये हमारा अभी देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक मेडिकेशन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो ड्रग्स होगी इस कैटेगरी में जो ड्रग्स होगी वो ड्रग्स
दिस टाइप ऑफ ड्रग्स अफेक्ट सेल इन एनी फेज, सेल साइकिल के किसी फेज को भी अफेक्ट कर सकता है ये, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि एम फेज को रोकना है हमें, या फिर G1 फेज को रोकना है, या S फेज को रोकना है, या G2 फेज को रोकना है। इसमें कोई ये नहीं, ये ऑल ओवर किसी भी फेज में कार्य करेंगी। जितनी भी ड्रग्स इसमें आएंगी, जो भी ड्रग्स आएंगी, या जितनी भी कैटेगरी की ड्रग्स आएंगी, इसमें जो जितनी भी ड्रग्स रखी गई हैं, ये ड्रग्स जो है सेल के, अब ये बात जो है कि हम कह रहे हैं कि ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि जो कैंसरस सेल होती हैं, जो कैंसरस सेल होती हैं, एक सेल से 2 सेल में बनती हैं, फिर 2 से 4 सेल। तो ये जो है कि डिवीजन ये तेजी से जो होता है, इसी को हमें रोकना होता है, मेन उद्देश्य। अब रोकना ये होता है कि चाहे इनको हम किल कर दें या फिर इनहिबिट कर दें, रोक दें इनके ग्रोथ को, ठीक, इनहिबिट कर दें। तो अब इनहिबिट या किल करने का तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रॉय करने से, और इनहिबिट करने का तरीका यह है कि इन्हीं में से किन्हीं फेज को क्या करिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, या रोक दीजिए, या कुछ भी कर दीजिए, इनको रोक दीजिए। तो बीच में कोई भी प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ तो पूरी तरह से डिवीजन नहीं होगा। तो पूरी तरह से जब डिवीजन नहीं होगा तो सेल नहीं बनेगा। तो आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में 2 तरह के डिवीजन होते हैं, ठीक। सेल डिवीजन, वैसे देखिए ये टॉपिक है ना, बट मेरा समझाने का, सेल डिवीजन एक होता है माइटोटिक और दूसरा होता है मियोटिक। माइटोटिक को माइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक, इसको मियोसिस भी बोलते हैं, ठीक, मियोसिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए मियोटिक जो होता है ये गैमीट फॉर्मेशन में होता है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए, और ये या फिर ये कैसे कि जर्मिनल सेल डिवीजन। इसमें क्या होगा, ये बॉडी को ग्रोथ करता है, बॉडी ग्रोथ कराता है, यानी ये कह लीजिए कि ये सोमैटिक डिवीजन होता है, सोमैटिक डिवीजन, यानी कि जो मियोसिस होगा, ये क्या बनाएगा, ये गैमीट बनाएगा, यानी कि कहाँ पे होगा, टेस्टिस में। कहाँ पे, अगर मेल में बात करें तो कहाँ पे, टेस्टिस में कहाँ होगा, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल के किस पार्ट में, जर्मिनल एपिथेलियम में। किसमें, जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन, ये मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे, ठीक, 4 स्पर्म बनेंगे या स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 4 स्पर्मेटोसाइट। तो ये डिवीजन हुआ किसके लिए। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में कहाँ होगा, ओवरी में होगा, ठीक, ओवरी में होगा, ये फीमेल में होगा, ओवरी में क्या निर्माण करेगा, ठीक, oocyte, ठीक, oocyte से क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा, और प्लस पोलर बॉडी, क्या बनाएगा, पोलर बॉडी। तो ये तो हो गया डिवीजन। हमारे शरीर में जो ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला माइटोटिक या मियोसिस, जिससे सिर्फ, अब इसमें देखिए मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में 1 से 4 सेल बनेगा। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनेंगी, ठीक, 4 सेल बनेंगी, जबकि माइटोटिक में क्या होगा, 1 से 2 सेल बनेंगी, 1 से 2, 2 से 4, ठीक। यानी जब भी डिवीजन होगा, मियोटिक जब भी डिवीजन होगा तो 2 सेल बनाएगा। और एक खास बात ये देखिए
कि जो मियोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन में इसमें क्रोमोसोमल अमाउंट जो है, क्रोमोसोमल अमाउंट सेम रहता है, लेकिन इसमें मियोसिस में हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है, डीएनए मेटाफेज स्टेज में, जैसे ही मेटाफेज स्टेज में आता है, मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन आप लोगों ने देखा होगा, मेटाफेज स्टेज में आता है, मेटाफेज स्टेज में इधर जब आता है, ठीक, मेटाफेज स्टेज में आता है तो ये क्या करता है, अपोजिट पोलर एंड में हाफ उधर हो जाता है, हाफ उधर हो जाता है, उसके बाद फिर सेल ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक, सेल ऐसे डिवाइड, ये साइटोकाइनेसिस हो गया और 2 सेल बन गया, ठीक। तो इसमें ऐसे होता है, लेकिन क्रोमोसोमल अमाउंट हाफ हो जाता है किसमें, मियोसिस में, और उसमें क्रोमोसोमल अमाउंट जो है सेम रहता है, ठीक। यानी उसमें क्या हो जाता है, हैप्लॉइड जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें डिप्लॉयड 2n ही होती है इसमें सेल, और इस कंडीशन मियोसिस में क्या होती है, सिर्फ n हो जाती है। तो यानी इसमें हैप्लॉइड कंडीशन हो जाता है और इसमें डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन रहता है, डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन रहता है, ठीक, मेंटेन रहता है। अब आइए बात करते हैं आपको कैंसर सेल ड्रग्स के बारे में। ये कहा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल के किसी फेज को अफेक्ट कर सकता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल के किसी फेज को अफेक्ट कर सकता है। यानी देखिए, चाहे साइटोकाइनेसिस को, चाहे टीलोफेज को, एनाफेज को, मेटाफेज को, प्रोफेज, या फिर पूरे कह लीजिए एम फेज को ही, एम फेज का मतलब कि डिवीजन का फेज, ठीक, माइटोसिस का डिवीजन, और उसके बाद इंटरफेज को अफेक्ट, यानी सेल के किसी फेज को भी अफेक्ट कर सकती हैं इस कैटेगरी की दवाएं, ठीक। उसके बाद क्या है, अब इसमें भी 2 तरीके के होता है, एल्कलाइटिंग मेडिकेशन एंड कैंसर सेल या फिर साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, ठीक। एल्कलाइटिंग मेडिकेशन मतलब, एल्कलाइटिंग का मतलब यह कि एल्कलाइटिंग एजेंट का मतलब ये होता है, एल्कलाइटिंग एजेंट का मतलब ये होता है, ये उसी से जाके रिएक्शन करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन रिच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक, यानी कि डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक, इससे रिएक्ट करेगा और उनको क्या करेगा, ये क्या करता है, इट ब्रेक द डीएनए हेलिक्स को ब्रेक कर देगा, ठीक। देखिए ये डीएनए हेलिक्स है, देखिए डीएनए हेलिक्स है, इसको ही क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, ये तोड़ देगा, और तोड़ के ये क्या कर देगा, ये ऐसे सिंगल में बना देगा, ये तोड़ के ये सिंगल में बना देगा। अब ये सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक। हेलिक्स देयर बाय इंटरफियरिंग इन डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक, उसके बावजूद, तोड़ने के बावजूद भी फिर से दोबारा ये रिप्लिकेशन न कर पाए, उसमें भी इंटरफियर करता है, ठीक। यानी फिर से ये दोबारा किसी और से बना के ये फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसमें फिर से न बना ले, तो इसको भी रोकता है, इंटरफियर करता है, इसको भी इंटरफियर। यानी एल्कलाइटिंग मेडिकेशन जितनी भी होती हैं वो डीएनए के हेलिक्स को भी तोड़ती हैं और उन्हें रिप्लिकेट होने से रोकती हैं। तो ऐसा अगर सेल में होगा तो वो सेल जाहिर सी बात है ग्रोथ नहीं करेगी। तो पर्पज हमारा यही रहता है, क्योंकि कैंसर सेल भी डिवाइड करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये सब नहीं होगा, वो भी ऐसे ही ग्रो करती हैं जैसे नॉर्मल सेल ग्रो होती है, लेकिन वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेल कंट्रोल्ड में। तो एक प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सेल डिवीजन की एक प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सेल डिवीजन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक, कांटेक्ट इनहिबिशन।
इस कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है जो नॉर्मल सेल होती हैं आपस में, नॉर्मल सेल जो होती है आपस में सामंजस्य बना के चलती हैं, ठीक, आपस में सामंजस्य बना के चलती हैं। बना के चलने का मतलब ये कोई इधर नहीं जाएगा, कोई उधर नहीं जाएगा, ठीक, एकदम कतार में लाइन में चलना हो, चाहे कैसे भी, चाहे झुंड भी बना के चल रहे हैं, चाहे कैसे भी चल रहे हैं, तो कतार में चलेंगे। ये नहीं कि जैसे आप ही लोग 2-4 लोग हो, 5 लोग हो तो या तो फिर ऐसे सीधे लाइन में, एक लाइन में चलिए, या तो फिर ऐसे लंबी लाइन बना लीजिए, लंबी लाइन में चलिए। लेकिन ऐसा नहीं, कैंसरस सेल होती क्या है कि लाइन छोड़ो, कोनो इधर भागेंगे, एक ठो उधर भागेगा, एक ठो उधर भागेगा, एक ठो इधर भागेगा, ठीक। तो जो साथ में लाइन बना के चलते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में चलती हैं, सेल क्या होती हैं, सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में चलती हैं, सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में चलती हैं, और ये क्या हो जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि कोई इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में रहेगा। लेकिन कैंसरस सेल में यही प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक सेल इधर जाएगा डिवाइड करते हुए, एक सेल विभाजन होते हुए इधर जाएगा, चाहे जिधर भी जाएगा, ठीक, ये है। तो इसमें एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में पहला है साइक्लो क्लोरम्बुसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लैटिन और बुसल्फान और आइफो आइफो आइफोसल्फामाइड, ठीक। तो इसमें ड्रग्स होती हैं क्लोराम्बुसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड और सिस्प्लैटिन। यही ज्यादातर पूछा जाता है, सिस्प्लैटिन ही, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक, सिस्प्लैटिन और बुसल्फान, ठीक, बुसल्फान और आइफोसल्फामाइड, ये ड्रग्स हैं। क्या इन ड्रग्स का काम क्या है, डीएनए के हेलिक्स को तोड़ना और रेप्लिकेशन होने से रोकना, ठीक। दूसरा अगला है कैंसर सेल या साइटोटॉक्सिक मतलब सेल के लिए ही पॉइजन का कार्य करते हैं। ये दवाएं सेल के लिए, जो सेल ग्रोथ कर रही है बहुत तेजी से, और जो नॉर्मल सेल भी हैं, ठीक, यानी कि ये कह लीजिए कि ये ऑल ओवर उस एरिया में, जिस एरिया में जाएंगी उस एरिया के सेल को क्या करेंगे, जो जितनी भी फास्ट ग्रोइंग है, देखिए आइडेंटिफिकेशन है, जितनी भी तेजी से ग्रो करने वाली सेल हैं उसी पर ये जाके, आपको पता है कि हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया कि केमोथेरेपी ड्रग्स ये होती हैं, उस पे कार्य करती हैं, उस सेल पे कार्य करती हैं जो फास्ट ग्रो करती हैं और फास्ट रिप्लिकेशन करती हैं या फिर फास्ट रिप्रोड्यूस होती हैं, ठीक, तेजी से ग्रो करती हैं, उस पे कार्य करते हैं। जो नॉर्मल ऑप्टिमम मतलब आराम चलते हैं उस पे नहीं करती हैं। तो ये जब जाएंगे, जो फास्ट ग्रोइंग सेल है उस सेल के लिए ये पॉइजन का कार्य करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कार्य करेंगे ये। तो ये क्या करता है, इट इंटरफियर विद द डीएनए, ये भी डीएनए से ही इंटरफियर करता है आरएनए की सिंथेसिस से। लेकिन यहाँ हेलिक्स को ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डीएनए आरएनए जो न्यू प्रोजेनी सेल, जो एक पुराने सेल से दो नए सेल बनेंगे, उस नए सेल में डीएनए का फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगे, सिंथेसिस ही नहीं होंगे। अब ये सेल साइकिल में कहाँ होगा, सेल साइकिल के किस फेज में, एस फेज में सेल साइकिल होगा। और कुछ जो है कि आगे चल के G1 फेज, G2 फेज, यानी कि ये सेल जरूरी नहीं है कि किसी भी, अब आरएनए सिंथेसिस के किसी भी फेज को अफेक्ट कर सकती हैं और डीएनए सिंथेसिस के। तो इसमें एग्जांपल में क्या है, ब्लियोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, डाउनोरोबिसिन या डॉक्सोरोबिसिन, जितने भी सिन दवाएं हैं, ठीक, सिन दवाएं हैं, वो क्या है साइटोटॉक्सिक या कैंसर सेल एंटीबायोटिक्स। क्या है, कैंसर सेल एंटीबायोटिक्स या साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, ठीक। तो ये क्या थी, सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक, ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी फेज पर कार्य कर सकती हैं ये दवाएं। तो इसमें भी दो था, पहला था एल्काइलेटिंग मेडिकेशन का मतलब यह है कि डीएनए के हेलिक्स के पास ये ड्रग्स जाती हैं और वहां पे पहुंचने के बाद उसके जो डीएनए में जो ये देखिए, ये बीच में जो ये उनका बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को वो तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, इसी को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती हैं। जब ब्रेक कर देती हैं तो ये हेलिक्स आपस में अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक। तो ये रहा इस कैटेगरी के ड्रग्स के। उसके बाद अगला है
अगला है सेल साइकिल। पहला क्या था, नॉन स्पेसिफिक था, और यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक। अब जो जितनी इस कैटेगरी में जितनी ड्रग्स आएंगी वो किसी स्पेसिफिक फेज पे सेल साइकिल के स्पेसिफिक फेज पर कार्य करेंगी। किस पे, सेल साइकिल के किसी स्पेसिफिक फेज पर कार्य करेंगी, एक पे, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, these drugs affect cell only during a certain phase of the reproductive cycle। कुछ निश्चित, certain phase मतलब कुछ निश्चित फेज को ही अफेक्ट करेंगी, पूरे सेल को नहीं अफेक्ट करेंगी, मतलब कि स्पेसिफिक विशेष रूप से उसी फेज को अफेक्ट करने के लिए ये हम ड्रग्स देते हैं। तो इसमें भी पहला क्या है, प्लांट एल्कलॉइड, वहां पर भी था एल्कलाइटिंग एजेंट, यहाँ पर भी एल्कलॉइड है। देखिए ये क्या है, ये विनका एल्कलॉइड भी बोलते हैं, इसे विनका एल्कलॉइड भी बोलते हैं, या फिर माइटोटिक इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोटिक इनहिबिटर या फिर माइटोसिस। हमने कहा था माइटोटिक या माइटोसिस, जिससे एक सेल से 2 सेल बनता है, ठीक, जबकि माइटोसिस में 4 सेल बनते हैं। एंटी माइक्रोट्यूब्यूल ड्रग्स ये उस पे कार्य करते हैं। अब ये बिनका का मतलब क्या है, बिनका एक प्लांट होता है, ठीक, बिनका एक प्लांट होता है जो छोटे छोटे पौधों को मिलकर मतलब कि पहाड़ों पर होता है। अपने इंडिया में तो नहीं देखा है, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन कंट्री में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, वहां पे साउथ अफ्रीका में वहां पे होता है। तो ये वहां पे प्लांट पाया जाता है, इस प्लांट के सैप से बनाया जाता है ये मेडिसिन, ठीक। ड्रग्स मेड फ्रॉम विनका प्लांट, किससे, विनका प्लांट से, एंड यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। इट एक्ट ऑन एम फेज। देखिए सेल साइकिल के एम फेज पे कार्य करेगा ऑफ माइटोसिस, सेल साइकिल के एम फेज पे कार्य करेगा। देखिए एम फेज पर कार्य करेगा, यानी कि इसमें प्रोफेज नहीं होने देगा, मेटाफेज नहीं, एनाफेज, ये सारी फेज को नहीं होने देगा, ये पूरे इसी फेज पर कार्य करेगा। G1 पे नहीं, S पे नहीं, G2 पे नहीं, सिर्फ M फेज पर कार्य करेंगी ये दवाएं, ठीक। तो इसमें M फेज ऑफ माइटोसिस एंड काजिंग सेल डेथ, और ये पूरी तरह से सेल को डेथ कर देती हैं। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में आपका देख लीजिए विन ब्लास्टिंग, क्या, विन ब्लास्ट, देखिए विन का प्लांट से लिया गया है तो विन सभी में नाम रहेगा, विन ब्लास्टिंग सल्फेट और विन क्रिस्टिन सल्फेट, विन ब्लास्टिंग सल्फेट और विन क्रिस्टिन सल्फेट। ये जो है कि ये इस कैटेगरी की ड्रग्स क्या होती हैं, किस पे कार्य करती हैं, सेल साइकिल के एम फेज पे कार्य करती हैं, ठीक। आगे बात समझ में, आगे देखिए दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट्स का मतलब मेटाबॉलिक क्रिया को ही रोक देता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ही रोक देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या पाचन या जो भी है, या लार्ज मॉलिक्यूल से तोड़ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या पाचन को ही रोक देंगे, या प्रोटीन के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या उसको ही रोक देंगे। जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं उनको होने ही नहीं दे। एंटी मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट। तो इसमें देखिए जो मेटाबोलाइट होते हैं, जैसे प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं, ठीक। देखिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो आपको पता है कि इन सभी का डाइजेशन होता है, ठीक, डाइजेशन होता है, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। एब्जॉर्प्शन के बाद इनका सेल के द्वारा यूज होता है, यूज होने के बाद इनसे एनर्जी और बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक, एनर्जी एंड बाई प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक, बाई प्रोडक्ट बनता है। तो इन सभी पूरे क्रियाओं को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे देखिए केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ठीक, मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक, अब यानी कि इस प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म मतलब कि इन प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है या मेटाबोलाइट्स हैं, इनको डाइजेस्ट ही नहीं होने देगा या एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगा, कहाँ, या फिर सेल के द्वारा यूज ही नहीं होने देगा। तो ये अब जब किसी को खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, कार्य करना बंद कर देगा, कुछ दिन तक कार्य करेगा, उसके बाद मर जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि एंटी मेटाबोलाइट्स यानी सेल की जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं, सेल की जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं, यानी सेल में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, साइटोसोल में आया तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना, पायरुवेट। ठीक, पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, O2 एनर्जी एटीपी बनाएगा, एटीपी बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक, और CO2 बनेगा। तो अब ये एटीपी एनर्जी हमें बन गया, तो एनर्जी हम से लिए। अब यही पूरी प्रक्रियाएं सेल में वो होने ही नहीं देगा, ये प्रक्रियाएं होने ही नहीं देगा वो ड्रग्स, जिस सेल में, जो सेल कैंसरस सेल होती हैं, उस कैंसरस सेल में जितनी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं। अब प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन क्या चेंज होगा, प्रोटीन का डाइजेशन किसके प्रेजेंस में, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लास्ट में अमीनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। तो ये भी एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, इसको भी नहीं होने देगा वो। ठीक, तो आइए इसमें ये क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स है, यानी जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं उनको ही रोक देगा। एंटी मेटाबोलाइट्स है हार्ट द सिंथेसिस ऑफ सेल प्रोटीन, यानी कि सेल के प्रोटीन को नहीं बनने देगा, और प्रिवेंट सेल डिवीजन भी नहीं होने देगा। इट एक्ट्स ऑन एस फेज, सेल साइकिल के किस फेज पे कार्य करेगा, एस फेज, यानी कि एस मतलब सिंथेसिस, यानी यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और अमीनो एसिड का सिंथेसिस, ये सभी होंगी। अब जब प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा तभी तो प्यूरिन और पायरिमिडीन बनेगा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ठीक, ये दोनों बनेंगे। अब जब ये दोनों जब बन जाएंगे तो डीएनए बनाने में आसानी होगा, डीएनए या आरएनए बनाने में आसानी होगा। ठीक, अब जब यही नहीं बनेगा, इसी को बनने नहीं देंगे, सिंथेसिस ही नहीं होने, तो डीएनए आरएनए नहीं बनेगा। तो ये भी एक तरीके से रोकना ही हुआ, सेल को रोक दिए। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे इस कैटेगरी में जो आती हैं, सिटरबिन, फ्लूरोयूरोसिल और मेथोट्रेक्सेट। क्या, देखिए इसमें सही से दिखा दे रहे हैं, सिटरबिन, फ्लूरोयूरोसिल, मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रॉक्सी यूरिया एंड थायोगुआनिन, ये ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो सेल की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं उसको रोकती हैं। ठीक, उसको नहीं होने देती हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक, आगे बात समझ में, आगे नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या होता है कि हार्मोनल। ठीक, क्या होता है, हार्मोनल मेडिकेशन एंड एंजाइम। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स, आपको पता है कि मेल में और फीमेल में दोनों में एस्ट्रोजन, मेल हो, जैसे मान लीजिए मेल है तो मेल में एस्ट्रोजन भी सिक्रीशन होगा और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन होगा। लेकिन मेल होने के नाते उसमें जो डोमिनेंट हार्मोन्स होगा वो टेस्टोस्टेरोन होगा। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रो कराता है, जबकि एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, अगर यही एस्ट्रोजन अगर बढ़ जाए मेल में, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए, तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में आ जाएंगे, यानी मेल में ब्रेस्ट का डेवलप होना, वॉइस का चेंजिंग होना, यानी महिलाओं के कैरेक्टर दिखने लगेंगे किसमें, मेल में, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल
घट जाएगा। जबकि नॉर्मली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहता है, मतलब ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन टेस्टोस्टेरोन का होता है मेल में, और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन डेवलप कराता है, कौन डेवलप कराता है, एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में यानी फीमेल की हाई पिच फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हाई पिच वॉइस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्सियल हेयर डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, इसमें उसके बाद एक्सिलर हेयर। तो देखिए ब्रेस्ट का डेवलप कर, खासकर देखिए ब्रेस्ट की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये दवा जो हार्मोनल वाली है वो ब्रेस्ट कैंसर में ही उपयोग की जाती है। तो देखिए ये क्या है, हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन्स है। ठीक, हार्मोन्स है। ठीक, अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक, हार्मोन्स कहां से, ओवरी से। ठीक, ओवरी से सिक्रीट होगा। अब ये हार्मोन्स क्या कार्य है, इस हार्मोन्स का कार्य किस पे कार्य करेगा, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रो कराता है, ग्रो, ठीक, ग्रोथ कराता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ में क्या आ जाएगा, एक ब्रेस्ट भी आ जाएगा। ठीक, क्या, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा। अब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से कराएगा, सेल ग्रोथ करा के, सेल, ब्रेस्ट के जितनी भी सेल होती हैं उनको प्रॉपर ग्रोथ करा के, सेल ग्रोथ होगा तभी ब्रेस्ट का ग्रोथ होगा। अब सेल ग्रोथ हो तभी होगा जब सेल डिवीजन होगा, क्या, सेल डिवीजन होगा। ठीक, सेल डिवीजन होगा। अब देखिए सेल डिवीजन, अब किसकी बात कर रहे थे, ब्रेस्ट की बात कर रहे थे। कौन सा हार्मोन था, एस्ट्रोजन हार्मोन था। कहां से क्रिएट हो रहा था, ओवरी से, किसमें, फीमेल में। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, इट ब्लॉक्स नॉर्मल हार्मोन्स। क्या करता है, जो हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल में, जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया, जिस फीमेल में कैंसर हो गया उस फीमेल में क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल को ही सप्रेस कर देते हैं, एस्ट्रोजन के हार्मोन्स के जो फंक्शनिंग है उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये सिक्रेट ज्यादा होगा तो ब्रेस्ट में क्या, ब्रेस्ट में ऑलरेडी पहले से ट्यूमर डेवलप है, कैंसर डेवलप। अब ये जो हार्मोन्स पहचान के थोड़ी डेवलप कराएगा कि ब्रेस्ट को कि नहीं नहीं अब आप कैंसरस सेल हो, हमारे मतलब की दिक्कत करोगे, हम आपको डेवलप नहीं कराएं। वो तो ब्लड सेल वहां पे जाएगा और वहां पर भी हार्मोन्स जाएगा। अब जब वहां पे हार्मोन्स तो वो नॉर्मल सेल की तरह उनको भी देगा कि लीजिए आप भी लीजिए, आप भी ग्रो करिए, तो उसको भी ग्रो कराएगा इसमें। और वो जब वो एक तो वैसे अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा था ट्यूमर ब्रेस्ट में, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सपोर्ट से वो और तेजी से ग्रो करता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को ही रोक देते हैं। क्या करेंगे, इट ब्लॉक करें, क्या कर देंगे, ब्लॉक द नॉर्मल हार्मोन्स इन हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर, हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर। ये क्या, एस्ट्रोजन क्या करता है, ट्यूमर को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, तो इसमें दवाएं क्या आती हैं, टैमोक्सिफेन, क्या, टैमोक्सिफेन एंड रेलोक्सिफेन, टैमोक्सिफेन एंड रेलोक्सिफेन एंड एंटी एस्ट्रोजेनिक। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन कहिए, एस्ट्रोजन, ठीक, ड्रग्स। ये कौन सी ड्रग्स है, एस्ट्रोजन के अगेंस्ट कार्य करती है, विच डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, इफेक्ट ऑफ यानी एस्ट्रोजन का वही इफेक्ट कम कर देगा, यूज्ड इन ट्रीटिंग द प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर। इसीलिए मैं बात कर रहा था ब्रेस्ट का, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है। कैसे कराता है, ब्रेस्ट में प्रॉपर सेल ग्रोथ करा के, और सेल ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन प्रॉपर होगा तभी होगा। तो ये हार्मोन से मेडिकेशन है, एन एंजाइम। ठीक, अगला है इम्यूनो मॉड्यूलेटर एजेंट, इम्यूनो मॉड्यूलेटर एजेंट। ठीक, क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर एजेंट। ये एजेंट क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम को, आपको पता होगा कि इम्यून सिस्टम की जितनी सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी की जितनी भी सेल होती है जो इम्यून सिस्टम पे कार्य करती है, इम्यून सिस्टम की जो आर्मी कहे जाते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम के आर्मी कहे जाते हैं, उन सेल में, उन सेल को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत हुई है, ठीक,
यहाँ पे ऐसी दिक्कत हुई, आप लोग आइए देख लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो ये ड्रग्स क्या होती हैं, इट स्टिमुलेट। अब उसी यानी कि ये कह लीजिए कि जैसे हमारे देश में अगर कहीं दिक्कत हुआ तो उसके लिए पुलिस क्या है, पुलिस है एंड सीबीआई है, ठीक। ये अगर ठीक से ये काम कर लेगा तो प्रॉब्लम क्या है, सारा जांच निकाल देगा, ठीक। सारा जांच करके या पकड़ लेंगे या जो भी होगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट या सॉल्व करने की ये है। तो सीबीआई जब जांच होती है तो पता लगाती है कि दिक्कत कहाँ है, असली मुलजिम कहाँ है, उसी को मारना है। अब बताइए अगर हम इनको एक्टिव कर दें, इनको खूब बढ़िया से एक्टिव कर दें, यानी कि इनको छूट दे दे या फिर इनको आदेश दे दे कि जाइए आप जांच करके बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है, तो इनको अगर हम ये दे दें तो वही कह रहा है, इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज। अब इम्यून सिस्टम में ये कौन सी है, इंटरफेरॉन, कौन से हैं, ये है सीबीआई के और पुलिस वाले यही है, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन अल्फा 2A। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि शरीर में कहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है या फिर कहाँ पे दिक्कत है ये पता लगाती हैं, क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, रिकॉग्नाइज एंड किल कैंसर सेल, ठीक। और फिर कैंसर सेल को मारने में मदद करते हैं या मारते हैं। तो इसमें से कौन कौन से ड्रग्स है, कौन से है, इंटरफेरॉन हो गया और अल्फा 2A हो गया। इंटरफेरॉन अल्फा 2A और इंटरल्यूकिन दो होती हैं, इंटरफेरॉन अल्फा 2A, इंटरफेरॉन अल्फा 2A और इंटरल्यूकिन 2, ये दो हैं जो क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। क्या रिकॉग्नाइज करती हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक, स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो अच्छे से अपना कार्य कर पाए, ठीक। उसके बाद अगला है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आपको पता है कि देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए जो हमारे लॉन्ग बोन होता है, क्या, लॉन्ग बोन, ठीक। ये लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन डायाफाइसिस, क्या है, डायाफाइसिस। और ये पोर्शन क्या है, ईपीफाइसिस, ईपीफाइसिस। ये पोर्शन क्या है, ईपीफाइसिस, ठीक। अब इस डायाफाइसिस और ईपीफाइसिस के बीच में जो होता है, ये बीच वाला पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। और यहीं पे क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, यानी ये कह लीजिए कि जो है कि बोन मैरो। अब ये जो है कि बोन रेड, जो रेड की जितनी भी ब्लड की सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, वो यहीं पे बनती हैं, कहाँ पे, रेड बोन मैरो, रेड, यही है रेड बोन मैरो एरिया, ये वाला रेड बोन मैरो, ठीक, रेड बोन मैरो। अब इस रेड बोन मैरो में क्या बनेगा, स्टेम सेल, स्टेम सेल हम पिछली क्लास में भी बता दिए हैं, स्टेम सेल, ठीक। यही स्टेम सेल है जो सभी सेल का निर्माण करती है, इसी को बोलते हैं हीमोपोएटिक स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। अब इसी सेल से क्या बनेगा, माइलॉइड सेल, माइलॉइड सेल और लिम्फोइड सेल, ठीक। माइलॉइड से क्या बनेगा, आरबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बनेगा। तो कॉलोनी फार्मिंग, ठीक। ये जब स्टेम सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने को देखिए कॉलोनी बनती है, किसकी कॉलोनी बनती है, पहले प्रीमेच्योर सेल की ये कॉलोनी बनती है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। अब फिर उसके बाद, इसके बाद इन बीच का स्टेप, अब इतना ये लंबा प्रोसेस होता है, स्टेम सेल से इमेच्योर सेल बनती है, इमेच्योर सेल से फिर मेच्योर सेल बनती है, मेच्योर सेल से कन्वर्ट होती है तब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, फिर उसके बाद ये अभी भी इमेच्योर है, पूरी तरह मेच्योर नहीं है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे बनता है, ये भी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, यानी कॉलोनी मतलब कि ब्लड सेल की कॉलोनी डेवलप होती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेवलप होती है, उसके लास्ट में जाके मेच्योर होके आरबीसी बनाता है। यहाँ पे क्या होगा, इरिथ्रोसाइट, यहाँ पे क्या होगा, ल्यूकोसाइट, यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, ये कॉलोनी फार्मिंग, यानी कि अब इस पे कार्य करेगा क्या, ये जो ड्रग्स है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इट इज
इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफिशियंसी। अब जैसे कि बोन मैरो डिफिशियंसी फॉलोइंग कैंसर केमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जिस मरीज को कैंसर में केमोथेरेपी चल रहा था, उसकी वजह से बोन मैरो में क्या, हमने कल बताया था कि बोन मैरो में क्या करती हैं, स्टेम सेल को सप्रेस करती हैं। ये क्या करती हैं, केमोथेरेपी जो ड्रग्स है बोन मैरो में सप्रेस करती हैं, तो उससे सेल नहीं बनता है, का आरबीसी नहीं बनेगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बनेगा। तो ये क्या करती हैं, कॉलोनी को स्टिमुलेट करती हैं और नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन ग्लाइकोप्रोटीन दैट स्टिमुलेट द रैपिड मैरो रिकवरी, यानी कि जो केमोथेरेपी की वजह से, ये देखिए ये क्या है, कैंसर केमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से जो दिक्कत आ रहा था, उस दिक्कत को और दूर करने के लिए ये दवा देते हैं, रिकवर करने के लिए। ठीक, बोन मैरो में जो डेफिशिएंसी, स्टेम सेल सही से नहीं बन रहा था, उसको रिकवर करने के लिए ये दवा देते हैं। इसमें इपोइटिन एल्फा एक ड्रग्स है जो क्या करता है, ये क्या है, सिंथेटिक ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन है। आपको पता है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से सिक्रीट होता है और वो जाके इरिथ्रोपोइटिन यानी कि इरिथ्रोसाइट या हार्मोन आरबीसी बनाने में मदद करता है। तो अब ये क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरल इरिथ्रोपोइटिन क्या है, जो किडनी से सिक्रीट होता है, किडनी के जक्स्टाग्रानुलर सेल से सिक्रीट होता है। लेकिन यहाँ पे इपोइटिन एल्फा ये क्या है, ये सिंथेटिक है, ये ह्यूमन लैब में बनाया गया है, लैब में ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन बनाया गया है। इपोइटिन एल्फा कभी पूछ सकता है कि सिंथेटिक ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन क्या है, तो इपोइटिन एल्फा जो है सिंथेटिक ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन है जो लैब में तैयार किया गया है। ये क्या करता है, दैट स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है, इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है, जिससे आरबीसी अच्छे से प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये इसलिए दिया जाता है कि जो केमोथेरेपी ड्रग्स होती है उसकी वजह से जो बोन मैरो में सप्रेशन होता है, बोन मैरो में सेल नहीं बनती हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं बनता है, उसमें मदद करती है ये ड्रग्स। ठीक, देखिए आगे ठीक, कुछ स्पेशल पॉइंट देख लीजिए, इसमें देखिए स्पेशल पॉइंट में जैसे क्या है, स्पेशल पॉइंट में देखिए इन रेडियो आइसोटॉप थेरेपी, जितने भी रेडिएशन हमने इससे पहले वाले केमोथेरेपी से पहले वाले क्लास में बताया था कि रेडियोथेरेपी के बारे में, रेडियो आइसोटॉप मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन छोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज। अब जो है कि यहाँ पे डिजीज के जिस टाइप का, जिस आर्गन में कैंसर हुआ है उस तरीके से इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। देखिए मेटा आयोडोबेंजिल गुआनिन, ये किस लिए होता है, फॉर न्यूरोब्लास्टोमा, यानी ब्रेन में ट्यूमर हुआ है उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए रेडियोथेरेपी में ये एलिमेंट यूज करते हैं या फिर ये मॉलिक्यूल यूज करते हैं। आयोडीन 131, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, यानी थायराइड होता है। ठीक, तो वही इसी से याद कर लीजिए कि आयोडीन 131 ट्रीटमेंट किसमें करता है, थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद करता है। ठीक, ल्यूटेटियम 177 इसमें ये किसमें करता है, न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर, किसमें,
न्यूरो एंडोक्राइन, ठीक, उसमें मदद करता है, यानी कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिला के अगर उसमें ट्यूमर हुआ है तो उसको एट्रियम एट्रियम 90 एट्रियम 90 एट्रियम 90 ये किस लिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये भी उसी में होता है, ठीक। स्ट्रोंटियम स्ट्रोंटियम 89 स्ट्रोंटियम 89 इन बोन मैरो मेटास्टेसिस, यानी अगर बोन कैंसर हुआ है तो उसमें कोबाल्ट 60 ये कॉमन है, कोबाल्ट 60 कॉमन है, किसी भी कैंसर में दे सकते हैं, किसी भी ट्यूमर में कोई भी हो कैंसर उसमें दे सकते हैं, इसलिए ये कोबाल्ट 60 कॉमन है, ठीक। सोडियम 24 इन ब्रेन ट्यूमर, किसमें, ब्रेन ट्यूमर में सोडियम 24, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन ट्यूमर में सोडियम 24 ये देंगे, ठीक, ये देंगे। उसके बाद, ठीक, तो ये आपका केमोथेरेपिक ड्रग्स के बारे में हो गया, केमोथेरेपिक ड्रग्स के बारे में। अब जरा सा मैं थोड़ा सा बात करना चाहता था आप लोगों को। उस दिन अगर आप जेएनएम के स्टूडेंट हैं, जेएनएम के स्टूडेंट हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको चाहिए नोट्स, ठीक। क्या पूछता है, 5 मार्क का पूछता है, तो इसमें देखिए देखिए ये क्या है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर नोट्स में बना लीजिएगा। देखिए नर्सिंग केयर क्या होता है कि नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन, यानी कि पेशेंट को अगर रेडियोथेरेपी हो जा रहा है तो उसके बारे में उसको बताइए, हेल्थ एजुकेशन दीजिए। पेशेंट शुड नॉट अफ्रेड ऑफ बिग मशीन, मतलब कि जब मरीज बड़ी बड़ी मशीनों से डरा हुआ है तो उसको समझाइए, बताइए कि इसमें कुछ नहीं होगा, ना ये इसमें चीड़ा लगेगा ना टाका लगेगा, कुछ नहीं होगा, बस खाली आपको लेटा के थोड़ा सा 2 मिनट में एक बस खाली वो करेंगे, ठीक। अगर इसकी वजह से वो घबराया हुआ है, दर्द हो रहा है या फिर वो घबरा रहा है तो उसको समझाइए, क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को, रेडियोथेरेपी की जो मशीनें होती है इतनी बड़ी होती है, घुमा घुमा के चारों तरफ से 3D में कैंसर सेल को घुमाते हैं, तो इस मशीन को देख के अगर मरीज डरा हुआ है तो उसे समझाइएगा, ये आपका काम है, नर्स का काम है, ठीक। रिटन कंसेंट, यानी रेडियोथेरेपी करने से पहले उसको सहमति पत्र पे साइन कराना जरूरी है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिजीज ऑफ द रेडियोथेरेपी। उसके बाद द पेशेंट इज मेड टू लाई इन अ कंफर्टेबल, यानी कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दीजिए रेडियोथेरेपी रूम में, ठीक। द ड्यूरेशन ऑफ द रेडियोथेरेपी इज केप्ट इन माइंड, ठीक, आपको पता होना कि कितने देर तक रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करना है, इज यूजुअली 15 to 30 मिनट, देयरफॉर रेडियोथेरेपी शुड नॉट बी गिवन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, इसीलिए 30 मिनट से ज्यादा रेडियोथेरेपी नहीं देते हैं, सिर्फ 15 से 30 मिनट, वो डिपेंड करता है कि स्टेज फर्स्ट कैंसर है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, जैसा भी स्टेज के अनुसार जो है 15 से, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। द ट्रांसपेरेंट फिल्म आर मास्क अप्लाइड बाय द रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन द पेशेंट बॉडी शुड नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि जो पेशेंट है बाकी उस एरिया, ट्यूमर एरिया को छोड़ के बाकी सभी पे क्या कर दे, कवर कर दे। अदर पार्ट ऑफ द पेशेंट बॉडी शुड बी कवर्ड, क्या कर दे, कवर्ड कर दे, सो दैट ओनली द टारगेटेड एरिया रिमेन एक्सपोर्ड, सिर्फ जहां पे हमें रेडिएशन देना है उसी एरिया को खोलना है, बाकी को ढक देना है, कवर कर देना है, वो भी किससे, ट्रांसपेरेंट फिल्म से, ट्रांसपेरेंट फिल्म या मार्क अप्लाइड बाय द रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक। रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए जितना वो रेडिएशन करेगा उसको छोड़ के बाकी सबको ढक दीजिए, ठीक। तो ये आपका, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या करना है आपको, सिंपल वे में है, ये एग्जाम में लिखने के लिए है, वाइटल साइन लेंगे मरीज का, ठीक। उसके बाद द पेशेंट ब्रीथिंग शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम द डॉक्टर शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली, ठीक। नेसेसरी केयर मस्ट बी टेकन बिफोर दिस, यानी कि केयर करना जरूरी होता है रेडियोथेरेपी से पहले, ठीक। वो घबराया तो नहीं है या कोई ऐसा मेटल वोटल का चीज तो नहीं पहना है, सब निकाल दीजिएगा, सब देखना जरूरी है। ऑलवेज चेक पेशेंट इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, ब्लड जांच और स्पूटम जांच, सभी जांच देख के तभी करना है। चेंज इन WBC, अगर कहीं WBC काउंट में अगर इधर उधर है, ठीक, या प्लेटलेट्स काउंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, ठीक, इन ईच विजिट में, तो उसको ध्यान देंगे, माइंड करेंगे, ठीक।
चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एक्वासिटेंस, चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एक्वासिटेशन शुड बी केप्ट अवे, यानी रेडिएशन थेरेपी जहां हो रहा है या रेडिएशन से दूर रखेंगे किसको, रेडियोथेरेपी रूम से दूर रखेंगे किसको, बच्चों को, 1 से 16 साल के कम उम्र के बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को और ओल्ड वृद्ध पर्सन। द पेशेंट रेडियोथेरेपी साइट शुड बी चेक्ड फॉर वुंड, अगर पेशेंट को जहां पे रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, जिस पर ट्यूमर पे, जिस पे रेडिएशन देना है, अगर वहां पे कोई घाव है तो उसको देखिए, या रैशेस है तो उसको देखिए, या ड्राइनेस है या कलर चेंज है तो उसको देखिए। ऑल दिस शुड बी नोटेड, सभी को नोट करना है। रेडी टू टेकन ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी, ठीक। उसके बाद वन शुड बी एनकरेज टू टेक मेडिसिन, ठीक। रेडियोथेरेपी देने के बाद जो भी मेडिसिन होता है तो पेशेंट बहुत इरिटेट रहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि दवा ले लीजिए भैया, ठीक हो जाएंगे, घर बहुत जल्दी चले जाएंगे, ठीक। ये है, आप ठीक हो, नहीं होना है, ठीक होना है, तो ये सब चीजें उसको बताना है, ठीक। अगला है इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ा तो, अगर जरूरत पड़ा, नीड हुई तो, द रेडिएशन साइट शुड बी वॉश्ड विथ प्लेन वाटर, किससे धोना है, प्लेन वाटर से धोना है। ओनली नो सॉप, साबुन वगैरह नहीं यूज करता है, शुड बी यूज्ड हियर, साबुन वगैरह नहीं, सिर्फ प्लेन वाटर से धुलना है। द पेशेंट, और वो भी कहां पे, जहां पे रेडिएशन दे रहे हैं वहां पे। द पेशेंट्स एक्वासिटेंस शुड एक्सप्लेन दैट इवन इफ देयर इज पेन, hot cold pack should not be applied on the radiation site, यानी जहां पे साइट जिस पे रेडिएशन डाला गया था, जिस पे रेडिएशन डाला गया वहां पे क्या करना है, अगर दर्द हो रहा है तो उसे देखना है और उस पर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन नहीं अप्लाइड करना है, ठीक। इफ देयर इज अ सीरियस वुंड एट द रेडिएशन साइट, द कंसर्न्ड डॉक्टर शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली, जो भी उसका मरीज का डॉक्टर होगा उसे इन्फॉर्म करना आपका काम है। द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू वियर लूज सॉफ्ट क्लॉथ, उसे बोलिए कि ढीला ढाला कपड़ा पहने, ठीक, जींस ना चढ़ा के चले। देयर ट्रीटमेंट एरिया सो दैट स्किन इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड बिकॉज दिस स्किन इज ऑलरेडी ड्राई, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा रेडिएशन की वजह से स्किन और तो वैसे ड्राई हो जाती है, एकदम सूख, एकदम जैसे कि सुखा के पपड़ी हो जाता है, तो वैसे भी हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, स्किन इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको अवॉइड करना है, कुछ अप्लाई नहीं करना है, ठीक। द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द रेडिएशन साइट, ठीक, उससे पूछिए कि रेडिएशन साइट को प्रोटेक्ट करते हो नहीं, फ्रॉम सनलाइट, ठीक, उसे धूप से बचना है, उसे धूप में नहीं जाने देना है, और अगर जा भी रहा है तो जिस एरिया में रेडिएशन दिया जाता है उस बॉडी के एरिया को ढक के रखेगा 1 ईयर आफ्टर रेडियोथेरेपी, ठीक, 1 साल तक रेडियोथेरेपी के बाद, ठीक। उसके बाद अगला है द पेशेंट शुड बी गिवन लिक्विड डाइट, क्या देना है, लिक्विड डाइट इन सफिशिएंट क्वालिटी, बैलेंस डाइट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। इफ ब्रैकीथेरेपी मतलब इनवर्ड, ब्रैकीथेरेपी में हमने 2 बताया था, ब्रैकीथेरेपी में इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल थेरेपी, ये 2 तरीके हमने बताया था, एक सील्ड बताया था, एक अनसील्ड बताया था। सील्ड वाला इम्प्लांट होता है और अनसील्ड वाला क्या होता है, आईवी या ओरल दिया जाता है, ठीक। अगर इफ ब्रैकीथेरेपी इज बीइंग टेकन, द पेशेंट एक्वासिटेंस शुड बी आस्क्ड टू स्टे एट डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, ठीक, उसे 6 फीट दूरी खड़े होने के लिए बोला जाए, या खुद आप खड़े हो जाइए 6 फीट दूर, ठीक। द पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर साइड इफेक्ट एंड एनी कॉम्प्लिकेशन शुड बी नोटेड एज सून एज पॉसिबल, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है मरीज को मॉनिटर करें और उसे नोट करें, ठीक। इफ ब्रैकीथेरेपी इज बीइंग रिसीव्ड, एडजेसेंट टिश्यू शुड बी असेस्ड फॉर नेक्रोसिस और फिस्टुला, जहां पे जिस एरिया में, जैसे मान लीजिए ये भाई साहब, ठीक है, इन भाई साहब को यहाँ पे रेडियोथेरेपी यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन इसके अगल बगल वाला भी टिश्यू देखिए कि कहीं वो भी नेक्रोसिस, वो भी सेल डेथ तो नहीं हो रही, या फिर उसमें फिस्टुला तो नहीं बन रहा है,
ठीक। द पेशेंट एनकरेज टेक एडिक्वेट बेड रेस्ट, ठीक, ज्यादा टहले घूमे ना, पिकनिक ना बनाए, उससे बोलिए कि बेड रेस्ट करे, पर्याप्त बेड रेस्ट। इफ पेशेंट हैज माइनर प्रॉब्लम, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, दिक्कत है उसको, द मेडिसिन शुड बी गिवन, उसको मेडिसिन दे दीजिए, पर डॉक्टर आर्डर्स, जैसा डॉक्टर आर्डर करे। जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक कोई दे दीजिए, फीवर हो रहा है तो एंटीबायोटिक, डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल दे दीजिए, और वोमिटिंग हो रहा है तो एंटी वोमिटिंग। लेकिन कब देना है? जब डॉक्टर साहब कहेंगे तब, डॉक्टर साहब के अनुसार देना है, ठीक। तो ये ऑल ओवर आपका, ठीक, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी समाप्त, ठीक। ये सभी कैंसर में यूज होगा, सभी कैंसर में। आपको एग्जाम में कोई भी, अगर आप जेएनएम बीएससी नर्सिंग है, जेएनएम है, अगर आपको लिखने के लिए बोले, चाहे लंग कैंसर चाहे कोई भी, तो उसमें एक अगर थेरेपी की बात करें तो ये दोनों, केमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी जरूर डालिएगा, लिखिएगा, सब सही होगा मैनेजमेंट में, ठीक, मैनेजमेंट में लिखिएगा। तो ये आप लोगों के लिए आज ये क्लास था खास, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि क्लास ऐसी अच्छी लगी क्या, कैसा था, कुछ कमी था, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।